प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे पर जाने वाले हैं। 20 से लेकर 25 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और इस दौरान अमेरिका में प्रधानमंत्री के लिए भव्य डिनर का भी आयोजन राष्ट्रपति द्वारा कराया गया है। इसके साथ ही तमाम जो भारतीय लोग हैं वो भी वहां पे पहुंचेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। निश्चित रूप से अमेरिका की बात करें या मिस्र की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस दौरान कई समझौते भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अमेरिका में काफी तैयारी की गई है। खासतौर पे जो बाइडेन की ओर से भव्य डिनर का आयोजन जब कराया जाएगा तो अमेरिका के तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जो उद्योगपति हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा जो दौरा है ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है। अमेरिका की बात करें या मिस्र की बात करें, 20 से 25 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। क्या ओपी राजभर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे? जी हां, इन अटकलों के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसको लेके अब अटकलों का दौर और तेज हो गया है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राजभर एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। कल देर रात ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वाराणसी के सर्किट हाउस में एक मुलाकात की है। माना जाए इस मुलाकात के बाद जो अटकलें चल रही थी कि राजभर का भाजपा के साथ आएंगे, इस पर कहीं ना कहीं और तेजी पकड़ ली गई है। देखा गया था कि जिस तरीके से 2022 के बाद उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव से तलखियां तेज हुई थी ओपी राजभर की और नजदीकियां हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद तमाम ऐसे आयोजन थे जिसमें भाजपा के तमाम नेताओं की या कहें जयशंकर सिंह से लेके बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ करीबियां पाई गई थी ओपी राजभर की। और माना जा रहा था कि चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे एमएलसी के चुनाव हो, उसमें साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का। तो इस मुलाकात के बाद क्या माना जा रहा है 2024 में एक बार फिर से साथ आएंगे भाजपा और ओपी राजभर। इस पे से पर्दा बहुत जल्द उठेगा। माना जा रहा है उन्होंने विस्तार में इसकी जो सड़कें हैं उससे पूरा ये जार क्लियर हो जाएगा। पर देखना होगा कि 2024 का जो चुनाव है उसमें राजभर के आने से पूर्वांचल में कितनी मजबूत होगी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में लगातार मिल रही हार से अब अखिलेश यादव ने सबक ले लिया है और उन्होंने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से और पूरी मेहनत से पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करें और पूरी तरीके से कोशिश करें कि पार्टी को किस तरीके से बूथ स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। लगातार उन्होंने अपने जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपसी गुटबंदी जो पार्टी कार्यकर्ता करते हैं आपस में वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 24 के पहले एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने यही निर्देश दिए हैं कि 24 में पूरी तैयारी झोंक दो, किसी भी तरीके से कोई चूक न रहने। प्रयागराज के माफिया ब्रदर्स को ईडी ने अपने रडार पर ले रखा था। इसी बीच माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट उतारा जाता है। अब ईडी की रडार पर प्रयागराज के माफिया ब्रदर्स के करीबी हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देर रात छापेमारी की बात करें तो प्रयागराज के 2 बिल्डर समेत 3 चार्टर्ड अकाउंटों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी इसलिए की गई है क्योंकि ईडी को ये शक है कि काली कमाई का पैसा इन्हीं लोगों ने वाइट करने में अतीक और अशरफ की मदद की थी। अभी भी बड़े पैमाने पर ऐसी संपत्तियां हैं जो बेनामी संपत्तियां हैं, कहीं ना कहीं उनसे पर्दा उठाने का प्रयास ईडी की तरफ से किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम दिल्ली में अतीक के करीबियों की बात करें तो वहां पर भी ईडी ने छापेमारी की है, जहां से जरूरी दस्तावेज उसके साथ साथ कंप्यूटर और लैपटॉप भी बरामद किए हैं। उनको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा 2 रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, उनके ऊपर भी ईडी की नजर है और जल्द ही उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि इन लोगों ने मिलकर अतीक और अशरफ के साम्राज्य को बढ़ाने में मदद की ही साथ ही साथ काली कमाई को वाइट करने का भी काम चार्टर्ड अकाउंट और रियल एस्टेट के कारोबारियों ने किया है। अब देखना होगा कि ईडी की रडार पर जब ये ऐसे व्यवसायी और कारोबारी हैं तो जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके को और बेहतर बनाने के लिए राजधानी लखनऊ का जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आपको बता दें कि 21 जून को राजधानी के 2200 पार्कों में एक साथ लखनऊ के नागरिक योग करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं योग दिवस को विशेष बनाने के लिए पूरा जिला प्रशासन का अमला है, अब लग चुका है, लोगों को जागरूक कर रहा है। कल से योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अगर बात करें तो 12,000 से ज्यादा लोगों
लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया। 21 जून को होने वाले योग दिवस के दिन कहीं ना कहीं उसको विशेष बनाने के लिए लाखों की संख्या में एक साथ लोग योग करेंगे और निरोग होने के लिए आगे बढ़ेंगे। 21 जून शहर और शहर के बगल में बसे गांवों का जिला पंचायत ने एक बार फिर से निरीक्षण का पूरा ब्यौरा मांगा है। यानी कि साफ है, उन तहसीलदारों से इसकी पूरा लेखा जोखा तैयार करने को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ नगर निगम एनओसी देता है, उसी के तर्ज पर अब जिला पंचायत भी एनओसी जारी करेगा। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से लगभग लखनऊ के आसपास की कॉलोनियों में बस रही ऐसी कॉलोनियां जो पूरी तरीके से अवैध हैं, उन कॉलोनियों का पूरा लेखा जोखा जिला पंचायत के पास होना चाहिए। उसको लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ लखनऊ नगर निगम एनओसी देता है या लखनऊ विकास प्राधिकरण एनओसी देता है, उसी तर्ज पे अब जिला पंचायत भी एनओसी देगा। उसको लेकर के पूरी तरीके से निरीक्षण और सर्वे का काम शुरू करना जा रहा है। यानी साफ है कि पूरा लेखा जोखा अपने पास रखेगा। उसके बाद से जो प्लाटिंग करेंगे या फिर वहाँ पे मकान बनाएंगे, उनको एनओसी देगा। पीलीभीत में बीजेपी के जो 9 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर यहाँ के विधायक और मंत्री संजय सिंह गंगवार सहित यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वही अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायकों ने और मंत्री ने बीजेपी के द्वारा जो 9 साल में कार्य हुए हैं उसकी उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा, वही अगर हम बात करें तो बीशलपुर से जो विधायक है विवेक वर्मा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर बीजेपी के 9 साल भारी हैं, जबकि कांग्रेस ने 70 साल शासन किया और बीजेपी 9 वर्षों में उससे काम से आगे निकल गई है। वहीं वरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि बीजेपी यानी कि 9 वर्षों में उनके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 48 सड़कें बनाई गई हैं और प्राथमिक विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं। तो बीजेपी के 9 साल जो है वो बेमिसाल है। वहीं अगर हम बात संजय सिंह गंगवार की करें तो उन्होंने कहा है कि जनपद पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जो कि अंतिम चरण में है। वहीं खबीर फैक्ट्री का भी निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है, जिससे पीलीभीत जनपद वासियों को आसपास के क्षेत्रों में भी काफी लाभ पहुंचेगा। तो इस तरह से बीजेपी के 9 साल बेमिसाल को लेकर के यहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बीजेपी के जितने भी कार्य किए गए अच्छे कार्यों को उन्होंने सराहा और उनकी उपलब्धियां भी गिनाई। बिहार में जिस प्रकार गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार देखा जाए तो बिहार सरकार की जल नल की योजना का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। यदि बात करें बिहार के औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद की स्थिति ये बनी हुई है कि वहाँ के स्थानीय लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। देखा जाए तो जहाँ पे जल नल का जो योजनाएं जो सुशासन बाबू के सरकार में दिया गया था, वो अब विफल होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि जहाँ यदि देखा जाए कि पानी की टंकियाँ लगी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, जल नल का नल लगा हुआ है लेकिन उसमें टूटी वगैरह भी नहीं है, ना नल है। सच्चाई तो ये है कि जिस प्रकार लूट खसोट करके पदाधिकारी अपने एसी और वातानुकूल रूम में बैठकर मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ना कि वो ठेकेदारों को बोलने या पूछने जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो सारे ठेकेदारों का करीब जल नल योजना का चेक भी कट चुका है। साहब लोग अपने अपने घर में एसी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता इससे काफी परेशान है। इस पे ना सरकार कहीं ध्यान दे रही है, ना यहाँ के वरीय पदाधिकारी इस पे बोलना उचित समझ रहे हैं, लेकिन जनता आगामी ईद के त्योहार लेकर जनपद आगरा के थाना शमशाबाद में एक पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताते चले हैं कि पीस कमेटी की बैठक में कस्बे के संभ्रांत लोग यहाँ उपस्थित रहे। साथ ही साथ जो एसीपी फतेहाबाद हैं वह भी थाना अध्यक्ष शमशाबाद के यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने आगामी जो ईद का त्योहार है उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की लोगों से अपील की। साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनसे भी रोड पर जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाने की हिदायत दी। तो वहीं एसीपी का कहना था कि व्यापारी लोग सभी जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा लें, नहीं पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन रायबरेली में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। आज जहां जिलाधिकारी के चौखट पर बदोखा थाना क्षेत्र से आए हुए व्यक्तियों ने भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए भूमाफिया पर आरोप लगाया है कि हमारी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। वहीं महाराजगंज थाना क्षेत्र से भी पूरा परिवार आया था
और उन्होंने ये पुलिस अधीक्षक को और आलोक प्रियदर्शी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार जरूर लगाई थी। फिलहाल जिस तरह से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एक्शन मूड में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका असर भूमाफियाओं पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी इस पर कितना गंभीर होते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।